पृष्ठ जो रक्त वाहिनी है वो अंतिम से 14वें खंड तक तो क्या करती है, रक्त इकट्ठा करती है, और 13वें खंड से लेकर पहले खंड तक। उल्टा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें रक्त पीछे से आगे की ओर बहता है, और 13वें खंड में रक्त वितरण का कार्य करती है। और जो पृष्ठ रक्त वाहिनी है उसकी भित्ति मोटी और संकुचनशील है। कैसी भित्ति है इसकी, मोटी और संकुचनशील। अब बात करते हैं अधर रक्त वाहिनी। इसमें अपोजिट रक्त बहता है आगे से पीछे की ओर। वाल्व इसके अंदर या कपाट इसके अंदर नहीं होते हैं, और ये एलिमेंट्री कनाल यानी कि आहार नाल के नीचे दूसरे से अंतिम खंड तक पाई जाती है। और अधर रक्त वाहिनी की भित्ति पतली और अकुंचनशील होती है। देखिए यहाँ संकुचनशील है पृष्ठ रक्त वाहिनी की भित्ति, और इसकी भित्ति क्या होती है, अकुंचनशील होती है। उसके बाद में ये जो पार्श्वग्रसिका वाहिनी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बारे में कोई विशेष नहीं है। और चौथी इसके अंदर है अधोतंत्रिकीय रक्त वाहिनी, जिसके अंदर पेशी विहीन व कपाट विहीन होती है, और 14वें खंड तक ये फैली हुई है। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ या पार्श्व रुधिर वाहिनियों के बारे में। इसमें पहली बात करते हैं हृदय। ये 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं केंचुए के अंदर। कौन कौन से खंडों में पाए जाते हैं वो देख लिए। 7वें और 9वें खंड में इसे पार्श्व हृदय कहते हैं, और 12वें व 13वें खंड में प्रेजेंट होते हैं। तो 4 जोड़ी 7वें और 9वें खंड में, 12वें और 13वें खंड में। 7वें और जो 9वें खंड में हृदय है उसको पार्श्व हृदय कहा जाता है, और इसमें 4 जोड़ी कपाट होते हैं। 4 जोड़ी कपाट होंगे। ये पृष्ठ रुधिर वाहिनी से अधर रुधिर वाहिनी, इन जो 7वें और 9वें खंड में जो हृदय है उसका कार्य क्या है कि ये पृष्ठ रुधिर वाहिनी से अधर रुधिर वाहिनी में रक्त लाने का कार्य करता है। 12वें 13वें खंड में जो हृदय है वो पार्श्वग्रसिका हृदय कहलाता है, और इसके अंदर 3 जोड़ी कपाट पाए जाते हैं। देखिए 7वें 9वें खंड में जो हृदय है वो पार्श्व हृदय है, और इसके अंदर 4 जोड़ी कपाट होते हैं। और 12वें और 13वें खंड के अंदर जो हृदय है उसे पार्श्वग्रसिका हृदय कहलाता है, और उसमें 3 जोड़ी कपाट पाए जाते हैं। और अग्रपाश केंचुए के अंदर कहाँ होता है, 10वें और 11वें खंड में। और 10वें और 11वें खंड में एक और महत्वपूर्ण पार्ट होता है केंचुए का, वृषण। वो भी 10वें और 11वें खंड में होता है, और वृषण कोश है वो 11वें और 12वें खंड के अंदर होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लसिका ग्रंथियाँ 26वें खंड से शुरू होकर अंत तक होते हैं। ये 26वां खंड इंपॉर्टेंट क्यों, अभी बात की कि जो अंधनाल है वो 26वें खंड में पाई जाती है, और जो उससे आंतरिक सिक्की निकली रहती है जो 26 में से 23वें खंड तक ऊपर की ओर आती है। तो लसिका ग्रंथियाँ 26वें खंड से अंतिम खंड तक होती है। प्रत्येक खंड के पृष्ठ वाहिनी के दोनों ओर एक एक जोड़ी होती है। लसिकाओं का पहले से आपको सभी पता है भक्षाणुओं का निर्माण करती है, और ये हानिकारक बैक्टीरिया यानी कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है। अब केंचुआ कैसा प्राणी है उत्सर्जन की दृष्टि से, यूरियोटेलिक। ये यूरिया का स्त्राव करता है, यानी कि 55% इसमें यूरिया होती है और 40% अमोनिया होती है। जल संतुलन बनाए रखने का काम भी ये केंचुआ करता है यूरियोटेलिक कारण। नेफ्रीडिया जो होते हैं ना, इसके अंदर उत्सर्जी अंग है वो नेफ्रीडिया या उत्सर्गिकाएँ या वर्कक होते हैं, जो कि जल संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। और जो नेफ्रीडिया कहाँ होते हैं, पहले 3 खंडों को छोड़कर सभी में प्रेजेंट। पहले 3 खंड के अंदर नेफ्रीडिया या वर्कक नहीं होते। नेफ्रीडिया होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। नेफ्रीडिया या वर्कक कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण भी है। पट्टीय वर्कक, दूसरा ग्रसनी वर्कक, और तीसरा है त्वचीय वर्कक। और पट्टीय वर्कक होते हैं वो ग्रीवा व मुख में प्रेजेंट होते हैं। पट्टीय वर्कक ओलोनेफ्रिक भी होते हैं, और ये 15वें से 16वें के बीच में पट्टीय वर्कक कहाँ होते हैं, अंतराखंडीय खांचों पे होंगे। तो 15वें और 16वें के बीच में जो पट्ट है वहाँ से लेकर एंड तक दोनों तरफ होते हैं। प्रत्येक पट्ट में 40 से 50 एक तरफ। आपको ध्यान रखना है, अगर वो पूछे कि जो पट्टीय वर्कक है प्रत्येक पट्ट में कितने होते हैं, तो आपको बोलना है 40 से 50। और अगर यही बात को घुमा के भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पट्टीय वर्कक एक खंड में कितने होते हैं, तब एक खंड में बात आ जाए, पट्ट पे आ जाए दोनों तरफ की, तब वो 80 से 100 होते हैं। परंतु जो 15वां खंड है उसमें क्या होते हैं, ये जहाँ से ये शुरू हो रहे हैं पट्टीय वर्कक, उसमें याद ही होते हैं 40 से
85 होते हैं। और ये अंतर्मुखी वृक्क है। प्रत्येक खंड में 4 पट्टीय उत्सर्गिकाएं नलिकाएं भी उपस्थित। पट्टीय वृक्कों को प्रत्येक खंड है उसमें 4 पट्टीय उत्सर्जित नलिकाएं भी रहती है, जो इनसे उत्सर्जित पदार्थों का बाहर निकालने में मदद करती है। उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? अधि आंतर उत्सर्जी नाल। कौन करता है? अधि आंतर उत्सर्जी नाल। अब दूसरे बात करते हैं ग्रसनीय वृक्क। ग्रसनीय वृक्क कौन से खंडों में होते हैं? ग्रसनी वाले खंड में होते हैं और चौथे, पांचवें और छठे खंड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। चौथे, पांचवें और छठे खंड के अंदर। ग्रसनी किस में थी? चौथे और पांचवें खंड में, याद रखना। और ग्रसनीय वृक्क की बात करें चौथे, पांचवें और छठे खंड में प्रेजेंट होते हैं। ग्रीवा व मुख में ये नहीं होते, अंतर्मुखी होते हैं। और एक ये प्रश्न अवश्य पूछ लेते हैं कि इसमें किस खंड की पाचक नली कौन से खंड से जुड़ी हुई? साधारण से याद रखना है कौन कौन से खंडों में, चौथे, पांचवें और छठे खंड में ग्रसनीय वृक्क होते हैं। तो जो छठे खंड की पाचक नली है वो दूसरे, छठे खंड का जो ग्रसनीय वृक्क है वो दूसरे खंड की पाचक नली से जुड़ेगा, पांचवें वाला तीसरे खंड की पाचक नली से, और चौथा जो ग्रसनीय वृक्क है वो चौथे खंड की पाचक नली से जुड़ेगा। यहाँ से देख लीजिए, छठे की दूसरे खंड की पाचक नली, पांचवा जो ग्रसनीय वृक्क है वो तीसरे से, और चौथा चौथे खंड की पाचक नली से ही जुड़ा रहता है। तीसरा है त्वचीय वृक्क। त्वचीय वृक्क होते हैं वो पहले 6 खंडों को छोड़कर बाकी पूरी देह भित्ति के अंदर प्रथम 6 खंडों में ये नहीं पाए जाते, बाकी सभी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और प्रत्येक में इसकी संख्या 200 से 250 तक होती है। प्रत्येक में इसकी संख्या कितनी होती है? 200 से 250 तक। और ये प्राणिका वाले भाग में क्या हो जाते हैं? 10 गुना बढ़ जाते हैं। प्राणिका यानी क्लाइटेलम 14वें, 15वें और 16वें खंड में होते हैं। इसमें ये 10 गुना तक बढ़ोतरी हो जाती है। इससे लगभग ये 2000 से 2500 तक होते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वृक्क वन भी कहा जाता है। तो वृक्क वन है वो कैंचुए में कौन बनाते हैं? त्वचीय वृक्क। और किस में बनाते हैं? 14वें, 15वें और 16वें खंडों में। इसमें नेफ्रोस्टोम का अभाव पाया जाता है। और आगे चलते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। कैंचे में तंत्रिका तंत्र किस टाइप का होता है? तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या पाया जाता है? एक तो तंत्रिका मुद्रिका और तंत्रिका रज्जु, 2 महत्वपूर्ण पार्ट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर होते हैं। तंत्रिका जो मुद्रा होती है वो ग्रसनी के चारों ओर होती है। ग्रसनी कहाँ पाई जाती है? तीसरे और चौथे खंड के अंदर। और इसकी उत्पत्ति होती है वो अधोग्रसनी गुच्छों से होते हैं। और जो तंत्रिका रज्जु है वो चौथे से अंतिम खंड के अंदर होते हैं। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ही निकलती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 3, और जो नर जनन चित्र है वो अधर पार्श्व स्तर पे होता है, ये ध्यान रखना। 2 जोड़ी स्वेद वर्षण 10वें और 11वें खंड में आहार नाल के नीचे होते हैं। और जो वर्षण कोश है वो 11वें, 12वें खंड में आहार नाल के अधर तल पर स्थित पार्श्व तल में फैले होते हैं। शुक्राशय 11वें, 12वें खंड में एक एक जोड़ी होता है शुक्राशय। और शुक्राशय को अंदर जो पट्टीय कोश भी कहते हैं, जहाँ पे शुक्राणुओं का क्या होता है? परिपक्वन होता है। शुक्राणुओं का परिपक्वन कहाँ होता है? पट्टीय कोश के अंदर। शुक्राणुओं का परिपक्वन पट्टीय कोश के अंदर होता है। सेप्टल पाउच। अब शुक्र वाहिनियाँ 2 जोड़ी होती है शुक्र। इसमें रोमा भी प्रेजेंट होते हैं। रोमाबियों का काम क्या है कि शुक्राणुओं को आगे गति करने में सहायक है। एक तरफ की शुक्र वाहिनियाँ अपनी तरफ की प्रोस्टेट ग्रंथि में 18वें खंड के अंदर खुलती है। एक तरफ की शुक्र वाहिनियाँ, एक बार फिर देख लीजिए, एक तरफ की जो शुक्र वाहिनी है वो अपनी तरफ की प्रोस्टेट ग्रंथि में 18वें खंड में खुलती है। और जो प्रोस्टेट ग्रंथि है वो क्या है? 16वां से 20वें खंड तक होती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या है?
कि एक तरह से हार्मोन का स्राव करती है जो कि शुक्राणु को गतिशील बनाए रखने में सहायता करता है। केंचुए में वर्षणों से शुक्राणु किस रूप में त्यागे जाते हैं? मात्र कोशिकाओं के रूप में त्यागे जाते हैं। वर्षण जो 10वें 11वें खंड में है, वहाँ से जो शुक्राणु है वो मात्र कोशिकाओं के रूप में त्याग दिए जाते हैं और वहाँ से ये मात्र कोशिकाओं रूप में त्यागने के बाद ये शुक्राणु शुक्राशय में प्रवेश कर जाते हैं। शुक्राशय 11वें 12वें खंड में एक एक जोड़ी होते हैं। शुक्राशय में प्रवेश करके शुक्राणुओं में बदल जाते हैं। अगर पूछ ले कि जो शुक्राणु है वो मात्र कोशिका से शुक्राणुओं में कहाँ बदलते हैं, तो वहाँ कहाँ बदलते हैं? 11वें 12वें खंडों में शुक्राशय में बदलते हैं। और शुक्राशय में ये शुक्राणु बदले वो शुक्र वाहिनी के द्वारा कहाँ चले जाएंगे? जनन छिद्रों से बाहर आते हैं। वो शुक्र वाहिनी के द्वारा जनन छिद्रों से बाहर आते हैं। जनन छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? 17वें और 19वें खंड के अंदर। 17वें और 19वें खंड के अंदर जनन छिद्र पाए जाते हैं और बीच में 18वें खंड में क्या है? नर जनन छिद्र। ये जेनिटल पेपिला की बात कर रहा है। और मैथुन के समय वहाँ से ये क्या है? बाहर आ जाते हैं। अंडाशय 13वें खंड में अंडाशय होता है। 13वें खंड में अमाशय के नीचे, अमाशय यानी कि अमाशय कहाँ पढ़ा था आपने? 9 से 14वें खंड के अंदर अमाशय कहाँ पाया जाता है? 9 से 14वें खंड में। तो 13वें खंड में अमाशय के नीचे ये अंडाशय होता है और तंत्रिका के रज्जु के दोनों ओर एक एक जोड़ी सफ़ेद छोटे अंगुलनुमा अंडाशय जो कि 12वें और 13वें खंड में तंत्रिका रज्जु के दोनों ओर लटके रहते हैं। 8 से 12 अंगुलीनुमा सफ़ेद पर्वत होते हैं। इसमें शुक्र ग्राहिकाएँ 5वें छठे 7वें 7वें 8वें और 8वें 9वें खंडों में 4 जोड़ी होते हैं। मैथुन के समय शुक्र ग्राहिकाओं का नाम क्या है? मैथुन के समय शुक्राणु प्राप्त करके संग्रह कर लेता है। मैथुन के समय जो शुक्राणु है वो इकट्ठा करके इनको क्या कर लेते हैं? संग्रह कर लेते हैं और बाद में यहीं से कोकून का निर्माण होगा। इसमें जितने शुक्राणु है वहाँ तक क्या होता रहता है? कोकून का निर्माण होता है। केंचुआ उभयलिंगी होते हुए भी इसके अंदर क्या है? स्वयं निषेचन नहीं होता। कौन सा निषेचन होता है इसके अंदर? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। और मैथुन कब होता है? वर्षा काल में रात्रि के समय इसमें मैथुन होता है और लगभग 1 घंटे का समय इसमें लगता है। अब क्या है? कोकून का फॉर्मेशन कैसे देख लेते हैं। प्रयाणिका वाले भाग में कोकून का फॉर्मेशन होता है, आपको पता है। और जो कोकून का फॉर्मेशन कैसे होगा कि कोकून बनने की क्रिया जब तक चलेगी तब तक कि शुक्र ग्राहिकाओं में शुक्राणु समाप्त नहीं हो जाते, क्योंकि शुक्र ग्राहिकाओं में क्या? मैथुन के समय शुक्राणु शुक्र ग्राहिकाओं के अंदर क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। और कोकून भ्रूण के पोषण का कार्य भी करता है, एल्बुमिनस सेल्स करती है। और कोकून की लंबाई की बात करें 2 से 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.5 से 2 mm तक होता है। और कोकून में निषेचन कैसा होता है वो देख लेते हैं। कोकून के अंदर क्या होता है? निषेचन भी कोकून में ही होता है। भ्रूणीय विकास केंचुए के अंदर 2 से 2.5 महीने के अंदर भ्रूणीय विकास होता है। केंचुए में जो विदलन है वो पूर्ण भंजी परंतु असमान विदलन पाया जाता है। पूर्ण भंजी परंतु असमान विदलन पाया जाता है। और शिशु केंचुआ 8 से 10 सप्ताह में बन जाता है। शिशु केंचुआ बनने में 8 से 10 सप्ताह इसके अंदर लगते हैं। और शिशु केंचुए में क्लाइटेलम नहीं पाया जाता। केंचुआ मछली पकड़ने, मिट्टी पोषक बनाने में, भूमि कर्मी और किसान का मित्र भी इसे कहा जाता है। और इसमें 100 से 120 खंड होते हैं और 80 से 120 प्रत्येक खंड में क्या पाई जाती है? सीटी पाई जाती है, सूख पाई जाती है। जीवन काल इसका 3 से 8 वर्ष। और मैथुन ये हेड ऑन टेल मैथुन करता है। कोकून निर्माण में 6 से 8 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 6 से 8 घंटे। और इसमें वर्ककों की संख्या लगभग 40,000 वर्कक होते हैं। लैंगिक परिपक्वता में लगभग 1 वर्ष लगता है। और केंचुए में निषेचन होता है वो कहाँ होता है? कोकून के अंदर होता है। तो केंचुए के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके बारे में इस वीडियो में अपने चर्चा की है। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आए होंगे। धन्यवाद।